नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर हाजिर हुआ हूं और आज के वीडियोस में हम लोगों ने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 14 को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे और होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से लग रहे होंगे। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि और लोगों तक वीडियो को पहुंच सके। और चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 के ऊपर। इसके पहले आर्टिकल 14 भी मैंने समझा दिया, 13 भी समझा दिया और 12 भी समझा दिया। जैसा कि अगर मैं फिर से आपको बता दूं कि ये फंडामेंटल राइट की बातचीत चल रही है और ये फंडामेंटल राइट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। और कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन बच्चों ने फंडामेंटल राइट को बिल्कुल बढ़िया से समझ लिया उनके लिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा जाता है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 सबसे टफेस्ट में से एक है। कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द टफेस्ट अगर बात किया जाए पार्ट की तो पार्ट 4 जो है सबसे टफ माना जाता है। ठीक है। ठीक है। तो माना जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से 35 में है जो कि पार्ट 3 में, माफ कीजिएगा पार्ट 3 है, पार्ट 4 मैंने बोल दिया। पार्ट 3 जो है सबसे टफेस्ट माना जाता है। ठीक है। वन ऑफ द सबसे टफेस्ट अगर माना जाता है तो पार्ट 3 को जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया फंडामेंटल राइट को जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जिक्र है वो आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा सिटीजनशिप और पार्ट 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे भी हम लोग इसी तरह पढ़ते जाएंगे। चलिए आर्टिकल 15 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में यह लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है। तो किस तरीके का भेदभाव का प्रोविजन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, तो किस ग्राउंड पे? अगर कोई धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता है, रेस के आधार पे होता है, कास्ट के आधार पे होता है, सेक्स के आधार पर होता है और प्लेस ऑफ बर्थ के, इन सभी के आधार पर हमारे देश में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इस आर्टिकल 15 में यह लिखा गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हमें भी किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इन सब के अलावा अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो आपको देखने को मिलेगा जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर हमारे देश में आपको किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 देखते हैं। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में यह लिखा गया है द स्टेट शैल, ठीक है, स्टेट क्या होता है, स्टेट का डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया है, इसी सीरीज में आपको देखे होंगे। तो आप जिन्होंने स्टेट का डेफिनेशन नहीं समझा तो जाकर पहले उसको समझिए। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, राज्य भी हमारे साथ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करेगा या फिर किसी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पे? रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। यानी राज्य हमारे साथ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव हमारे साथ नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 2। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ or any of them be subject to any restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels, places of public entertainment। ठीक है। यह कह रहा है कि किसी भी नागरिक को, ठीक है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर, ठीक है, बात को समझिएगा, हमारे देश के नागरिक को, हमारे देश के नागरिक को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा कि वो कोई दुकान में नहीं जा सकते हैं, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, होटल्स में नहीं जा सकते हैं या फिर कोई प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी कि मूवी वगैरह देखने हम लोग जहां पे जाते हैं हॉल में। ठीक है। तो इन सभी के आधार पे
ठीक है, हमें अगर दुकान पे जाना है तो हमारे साथ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम पब्लिक रेस्टोरेंट में आराम से जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी हॉल, मॉल में जा सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का अगर कोई वेल है, कुआं है, कोई टैंक्स है, कोई बाथिंग घाट है, रोड है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट है, चाहे वो होली और पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड यानी स्टेट के फंड से बना हो, ठीक है, जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए है, इन सभी जगहों पर हमें इन आधार पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आधार पर हमें किसी भी तरह का रोक नहीं सकता। इन सब चीजों का हम आराम से फ्री होकर यूज कर सकते हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे पब्लिक रेस्टोरेंट हो। ऐसा नहीं हो कि भाई आप हिंदू धर्म के हो तो आप दुकान पे नहीं जाओगे, आप मुस्लिम धर्म के हो तो आप मॉल में नहीं जाओगे। अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था लुलु मॉल का, लखनऊ का, जिसमें मुस्लिम को जाने पर रोक लगा दिया गया था। फिर इसमें बातचीत चली थी और कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि आप कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने से रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में कहा गया और क्लॉज 2 के पार्ट ए और पार्ट बी में कहा गया। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप 15 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3 क्या कर रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। देखो, आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में यह कह रहा है कि गवर्नमेंट अगर चाही तो वे वीमेन के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल राइट बना सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कहीं कहीं वीमेन का आपको 50% का आरक्षण की बात की गई है, चिल्ड्रन के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ये सारे जो पॉइंट्स जो आते हैं वो वीमेन और चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल उपबंध यानी स्पेशल लॉ बना सकती है ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट किया जा सके। ठीक है, तो 15 क्लॉज 3 आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 15 क्लॉज 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 क्लॉज 4 को जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखिएगा। 15 क्लॉज 4 जो है वो ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, so as to enable the state to make any special provisions for the advancement of backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribe। ये कहा गया है आर्टिकल 15(4) में फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें ये लिखा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस, जो भी हमारे देश के बैकवर्ड क्लासेस है या फिर शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं और जो बैकवर्ड बिलोंग करते हैं उनके पास मूलभूत संरचना नहीं है, मूलभूत रिसोर्सेस नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल उपबंध बनाकर उनको कुछ स्पेशल रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो जनरल के बराबर में आ सके। उनकी अपलिफ्टमेंट करने के लिए बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्पेशल बनाने की बातचीत की गई है। जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 15 में कहा था कि इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ कंडीशंस है, एक्सेप्शंस भी है। ये सब एक्सेप्शंस को समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाति के धर्म पे भेदभाव नहीं होगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस जो है या फिर SC ST के लिए क्या किया जा रहा है कि स्पेशल उपबंध बनाया जा रहा है, स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत चल रही है। ये सारे एक्सेप्शंस की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेप्शंस है, इसलिए मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है कि आर्टिकल 15 में क्या है और आर्टिकल 51 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है। वो सारे पॉइंट्स को अगर आप समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ये लिखा गया है, गवर्नमेंट कैन रिजर्व सीट्स और प्रोवाइड फी कंसेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। कह रहा है क्या, गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व कर सकती है सीट, यानी रिजर्वेशन की बात यहां पर आ गई। जो हम लोग रिजर्वेशन देखते हैं वो रिजर्वेशन की चर्चा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ही है। गवर्नमेंट जो है सीट रिजर्व कर सकती है, फी कंसेशन कर सकती है, फी घटा सकती है, बढ़ा सकती है। किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशन। जो भी हमारे राज्य के द्वारा कोई भी संस्था चलाई जा रही है या फिर ऐसे संस्था जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जा रही है, वैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट जो है चाहे तो वो सीट को रिजर्व कर सकती है और फी को भी कम कर सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन की बात आ गई थी। इट डजंट गिव द स्टेट द राइट टू मेक रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस
और साथ ही साथ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट में तो आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का रिजर्वेशन देने की राइट आपके पास नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन एडेड और स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशंस particularly in respect of professional education is limited in comparison to those in private unaided institutions। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही बातचीत किया गया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत कि अब जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या फिर गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेजेस में या फिर हर जगह पे सीट को रिजर्व किया जाएगा और साथ ही साथ फी कंसेशन भी किया जाएगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इस तरह से कोई बात नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किसी तरह भी रिजर्वेशन और फी कंसेशन की बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हुए प्रोफेशनल कोर्सेस में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट सीट है वो लिमिटेड थी और प्राइवेट सीट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही थी और डे बाय डे इंक्रीज करने के कारण इनका जो फी है, फी स्ट्रक्चर भी डे बाय डे बढ़ने लगा था, ठीक है। तो उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड कब किया गया था, तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 को। अब क्या है 15 क्लॉज 5, ये हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट के पास जो सीट लिमिटेड हो गई थी, उस गवर्नमेंट सीट को लिमिटेड को देखते हुए अदर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस थे वो फायदा उठाने लगे और वो सीट्स बढ़ा बढ़ाकर वो डिग्रियां देने लगे। अब वहां पर उनका फी भी बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 लाया गया जिसमें 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इसको जोड़ा गया, जिसमें यह कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूशन में भी वो रिजर्वेशन डाल सकती है। तो आज के डेट में गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रयोग वो कर सकती है। इसके लिए वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पीछे नहीं हट सकता है, ठीक है, वो कर सकती है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये जोड़ा गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत कि अब जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशंस की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद बातचीत करते हैं सेंटर इनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 providing a quota of 27% candidates belonging to the other backward class in all central higher education institution including IIT और IIM। कहा गया कि जितने भी सेंट्रल हायर एजुकेशन हैं वो सारे सेंट्रल हायर एजुकेशन में 27% का कोटा लाया गया ओबीसी के नाम। कब लाया गया था, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ही 27% के इसकी बातचीत कही गई थी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जितने भी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहेंगे उसमें 27% कैंडिडेट का जो सीट है वो क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा, यानी कोटा ला दिया गया। इसके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक। लेकिन अप्रैल 2008 में एक चीज बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अमेंडमेंट करा, बोला कि ठीक है आप 27% का आरक्षण दे रहे ओबीसी को, ये बिल्कुल सही है, मैं आपकी बातों को मानता हूं, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए। क्रीमी लेयर मतलब एडवांस सेक्शन, वो सेक्शन जो मान लीजिए आईएएस का कोई ऑफिसर्स का बेटा है, कोई नेता का बेटा है, कोई मंत्री का बेटा है, कोई आईपीएस का बेटा है, और आईएएस और आईपीएस के बेटे को अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी तो खटकती है कि भाई आपको रिजर्वेशन की जरूरत है, नहीं थी, आप अपने मेरिट बेसिस पे आप वहां जा सकते हैं, आपके बच्चे जा सकते हैं। तो 2008 में कहा गया कि जितने भी क्रीमी लेयर वाले होंगे उनको ओबीसी का 27% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर वाले को मिलेगा। ये अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आया था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया। मैंने 5 क्लॉज की बातचीत की आर्टिकल 15 के तहत, ठीक है। पांचों क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा, पांचों क्लॉज के मैंने डिटेल में आपको समझाया। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखने की कोशिश करिए, तो बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूं। उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वैसे लोग जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में बिलोंग करते हैं, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको क्या मिलेगा, 10% की रिजर्वेशन की बातचीत कही गई थी। और साथ ही साथ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आल्सो कवर प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट में होगा, गवर्नमेंट चाहिए तो इसको प्राइवेट में भी अब इसे लागू कर सकती है,
लेकिन वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई जैन धर्म का कोई कॉलेजेस है, उसमें सिर्फ जैन धर्म वाले पढ़ रहे हैं और वहां पर हम लोगों ने ये ईडब्ल्यूएस वाला सिस्टम नहीं लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़कर कहीं पर भी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो जिसमें स्टेट जो है वो रिजर्वेशन के लिए प्रावधान ये ला सकती है, ठीक है। तो अभी तो गवर्नमेंट में हो गया है सारी जगह, प्राइवेट में नहीं हुआ है, तो हो सके भविष्य में इसे भी प्राइवेट में भी ला दिया जाए, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने रूल बना कर रख दिया है कि प्राइवेट में भी अगर किसी भी तरह का रिजर्वेशन की बातचीत होगी तो प्राइवेट में भी आराम से उसे चलेगा। अब आर्टिकल 16 की बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या बातचीत हो रही है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 15 को बहुत डिटेल में समझ लिया, बस आर्टिकल 15 में यही है। आर्टिकल 15 के 5 क्लॉज है, पांचों क्लॉज को समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 16? ठीक है, आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या क्या आर्टिकल 16 के अंतर्गत आएगा? तो आर्टिकल 16 में पहला क्लॉज 1 क्या है कि क्लॉज 1 ये कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये कह रहा है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, सभी सिटीजन को समान अवसर मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में यानी कि नौकरी लेने में, या फिर जो भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा कोई भी ऑफिस में स्टेट के अंतर्गत, तो उसमें सभी व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। दूसरा क्लॉज ये कहता है no citizen can be discriminated against or ineligible for any employment or office under the state grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth or resident। ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के साथ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पर जॉब लेने में, एम्प्लॉयमेंट में या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंट होने में किसी भी तरह का इन सभी आधार पर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में पहला क्लॉज ये बोला कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दिया जाएगा, ठीक है, सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों में, ठीक है। और दूसरा में ये बोला है कि किसी भी हमारे सिटीजन्स का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए तीसरा क्लॉज क्या बोलता है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 ये बोलता है पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉ एंड इम्पोज अ कंडीशन रिलेटेड टू रेसिडेंस इन ए स्टेट और यूटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी संसद जो है वो लॉ बनाकर किसी भी सरकारी सेवाओं में, किसी राज्य में या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधित शर्त लागू कर सकते हैं, ठीक है। निवास संबंधित लागू शर्त जो है वो लागू कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जैसे जैसे ये सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, कहीं कहीं जब भी पार्लियामेंट गवर्नमेंट के द्वारा मान के चलिए कोई ऐसा जॉब आती है, ठीक है, जॉब वैकेंसी आती है जिसमें कहा जाता है कि त्रिपुरा के व्यक्ति के लिए 50% जो सीट है रिजर्व है और 50% कोई और भर सकता है त्रिपुरा में से। ये इसलिए लाया जाता है कि उस एरिया के जो भी व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं, अपने आप में कम पढ़े लिखे होते हैं, सोशली उतने डेवलप नहीं करते हैं, तो इनको 50% जबरदस्ती रखा जाता है इसलिए क्योंकि इनको जो है अपलिफ्ट करने की जरूरत है, ठीक है, अपलिफ्ट करने की जरूरत है, इनको एडवांस करने की जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधित, ठीक है, डोमिसाइल संबंधित, रेसिडेंस संबंधित, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति त्रिपुरा के हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व है या फिर उनके लिए जो है कट ऑफ है वो मात्र 70 नंबर है, अदर्स के लिए 90 नंबर है, ठीक है। तो रेसिडेंस के आधार पर पार्लियामेंट चाहे तो कोई ना कोई लॉ बना सकती है वहां के क्षेत्र को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए, आर्टिकल 16 की क्लॉज 4 ये बोलता है, यहाँ पर द है, ठीक है, द स्टेट है, इसको याद रखिएगा, द स्टेट है। द स्टेट हैज द पावर टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द कंट्री विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। यानी कि कह रहा है का कि राज्य को यह अधिकार है कि वह देश के पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्ति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मान के चलिए कोई ऐसा समुदाय है, ठीक है, कोई ऐसा समुदाय है जो गवर्नमेंट में अगर देखा जाए सरकारी कामों में तो उनका बहुत कम वहां पर वो लोग हैं, मान के चलिए कोई 5% है और गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम 15% हर एक तबका लोग वहां पहुंचे। तो वैसे सिचुएशन में राज्य के पास ये अधिकार है कि वह देश के पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी कि इसमें भी रिजर्वेशंस की बात की गई है और इसमें थोड़ा सा घुमाकर रिजर्वेशंस की बात ये कही गई है, इसमें रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाएगा कि वैसे आधार पर दिया जाएगा जिन राज्य में अधीन सेवाओं में उन राज्य का प्रतिनिधित्व कम है। ठीक है, किसी राज्य में जैन नहीं है तो हो जाएगा कि जैन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन बना दिया जाए कि 30% सीट जो है वो रिजर्वेशन में रहेगा जैनों के लिए, तो उसमें जैन ही सिर्फ जाएंगे। तो राज्य के पास यह अधिकार है कि वह देश के पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, द स्टेट हैज द पावर टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द कंट्री which are not adequately represented in the service under the state। और पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है the state shall appointed to any religious or communal institution only persons affiliated to that religion। यानी कि एक हिंदू मंदिर है और एक हिंदू मंदिर में आप मुस्लिम को रखिएगा तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ये कर रही है कि राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के लिए केवल उसी धर्म से रिलेटेड पर्सन्स को नियुक्त करेगा। हिंदू वाले धर्म की जगह है तो हिंदू वाले रहेंगे, मुस्लिम वाले हैं तो मुस्लिम वाले रहेंगे, सिख वाले सिख रहेंगे। ऐसा ना कि हिंदू वालों में मुस्लिम को रख दिया जाए, मुस्लिम को हिंदी में हिंदू रख दिया जाए, तो कहीं ना कहीं धर्म के साथ छेड़छाड़ रहेगा। ठीक है, धर्म के साथ ये छेड़छाड़ माना जाएगा। अब हम लोगों ने थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं थैंक यू बोलने से पहले कि हम लोगों ने ओबीसी के बारे में पढ़ा, तो आपको बता दूं कि भारत में बैकवर्ड क्लासेस जो है बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, पहली जो बैकवर्ड क्लासेस थी वो केलकर कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, केलकर कमेटी जानते होंगे आप लोग, केलकर कमेटी 1953 की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो पहला पिछड़ा आयोग जो बना था वो केलकर आयोग बना था, 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बनाया गया था। यह पहली बैकवर्ड कमीशन थी। ठीक है, यह पहली बैकवर्ड कमीशन थी, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये जो है फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन है। यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला बैकवर्ड कमीशन कौन है? केलकर कमीशन। दूसरा एक, अच्छा, केलकर कमीशन बनाया गया जब, तो केलकर कमीशन की काम क्या था? तो इसका काम था कि आइडेंटिफाई करेगा कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का कंडीशन कैसे इंप्रूव किया जाए। यानी कि केलकर कमेटी का यह काम था कि हमारे देश में कोई ऐसे व्यक्ति जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके कंडीशंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे बढ़िया बनाया जाए, यह केलकर कमेटी में बातचीत कही गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पिछड़ा आयोग बना था सेकंड नंबर पे, उसको हम लोग बोलते हैं मंडल कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? मंडल कमीशन की बातचीत करते हैं। और ये मंडल कमीशन कब आया था? तो 1979 में मंडल कमीशन को लाया गया था, जिसके हेड कौन थे? इसके हेड जो थे वो थे बीपी मंडल थे। ठीक है, इसके हेड कौन थे? तो बीपी मंडल जो थे इसके मंडल कमीशन के हेड थे, याद रखिएगा। ठीक है, मंडल कमीशन 1979 में आया और मंडल कमीशन के जो हेड थे वो बीपी मंडल थे। ठीक है, अब यहां पर बात समझिए। अब मंडल कमीशन का क्या काम था भाई? तो इनका यही काम था कि वो पता करे कि हमारे देश में कितने लोग जो हैं वो बैकवर्ड क्लास और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। इनको परसेंटेज पता करना था कि कितने लोग हैं।
केलकर को यह काम दिया गया था कि आप इनकी अपलिफ्टमेंट की बातचीत करिए, लेकिन मंडल को बात किया कितने लोग हैं। तो जब मंडल कमीशन अपने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें रिपोर्ट में लिखा कि 52% ऐसे लोग जो हैं हमारे कंट्री में, 52% जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, और इसलिए मंडल कमीशन ने ही बोला था कि इसलिए जो भी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाए, 27% का रिजर्वेशन दिया जाए। और इस बात को मानते हुए उस समय इसको नहीं किया गया, 10 साल बाद इसको ऐड किया गया 1990 में। और 1990 में किसका राज्य था? तो राज्य था बीपी सिंह का। ठीक है, बीपी सिंह सरकार में थे और बीपी सिंह ने 1990 में ही इसे लागू कर दिया, 27% रिजर्वेशन को लागू कर दिया, और साथ ही साथ 10% रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस के लिए उसी समय लाया गया था, 1990 की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक 10% का जो रिजर्वेशन दिए थे बीपी सिंह, ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया। इसके बाद एक केस आता है जिसको याद रखिएगा, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा स्वाहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया, जिसमें से 10% रिजर्वेशन को अवैध घोषित कर दिया गया और इसे बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया। और इसी में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था क्रीमी लेयर का। ठीक है, जिसका मैंने बताया कि जो भी एडवांस लोग आईएएस आईपीएस के जो भी बेटा बेटी होंगे वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसी में क्रीमी लेयर की बातचीत की गई थी। और साथ ही साथ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक चीज और बात की गई थी कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में नहीं चलेगा, प्रमोशन और इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट वैलिड। तो इंदिरा साहनी के केस में 3 तरह की बातें आई। पहला तो 10% रिजर्वेशन को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया, क्रीमी लेयर को कॉन्सेप्ट को लाया, और एक चीज और बातचीत की गई इंदिरा साहनी और यूनियन ऑफ इंडिया में कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की बात नहीं है। अगर ओवरऑल रिजर्वेशन देना है तो 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लेकर आया गया। तो ये बिल्कुल मैंने मंडल कमीशन समझा दिया, केलकर कमीशन समझा दिया। ये दोनों पॉइंट से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, केलकर कमीशन और मंडल कमीशन से। तो केलकर कमीशन और मंडल कमीशन को समझ लीजिएगा। पहला पिछड़ा आयोग केलकर था, दूसरा मंडल कमीशन था। मंडल कमीशन के हेड बीपी मंडल थे। बीपी मंडल ने रिपोर्ट दिया कि 52% लोग हमारे देश के पिछड़ा बिलोंग करते हैं, और यही इनको पता भी करना था। और इसके बाद इन्होंने बोला कि 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए, और उसके बाद बीपी सिंह जो है 1990 में 27% रिजर्वेशन को डाल दिए, और साथ ही साथ 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस की जो बातचीत की गई थी उसको भी लाया गया, जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो रिजर्वेशन उस समय जब दिया गया था उसको पूरे तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया, और साथ ही साथ क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी दिया गया। और उन्होंने ये भी बताया कि 50% से ज्यादा जो है आप रिजर्व सीट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी दिया। तो ये रहा आपको पूरा 15 और आर्टिकल 16 मैंने डिटेल में बता दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारे चीज तो बता दिया गया, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, तो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। आज का सीरीज कैसा लगा, आज का वीडियोस कैसा लगा, क्लास कैसे लगे। हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये किन एग्जामों के लिए सीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी लॉ एंट्री टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, सिम्बोसिस हो, एलपी हो, कोई भी कॉलेजेस का हो, चाहे प्राइवेट हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है वो बहुत वेल क्वालिटी के कंटेंट है। इन सारे कंटेंट के पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन जब लगाओगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, अभी मेहनत करिए। आपका काम है हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मेरा मोटिवेशन इंक्रीज पे इंक्रीज होते जाए, और जितना ज्यादा इंक्रीज होगा मैं उतने आपके लिए वीडियो और मेहनत से बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।